माया की 4 बेटियां थीं। पति की जायदाद को उसने संभाल कर रखा था कि वह बेटियों की शादी कर सकेगी, लेकिन उसका देवर कहने लगा कि जमीन मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारी बेटियों की शादी करवा दूंगा। और फिर जायदाद हथियाने के बाद उसने माया की खबर लेनी छोड़ दी। और जब माया ने जमीन का पूछा तो देवर ने उसे पागल मशहूर कर दिया और लोगों से कहने लगा, और यूं कोई भी उसकी बेटी से शादी न करने के लिए तैयार होता। एक दिन माया ने रात को देवर के घर पर पेट्रोल डाला और जमींदार परिवार में माया की शादी हुई थी। वह अच्छे खाते पीते लोग थे। गहनों के नाम पर माया को कई तोले सोने डाला गया था। माया का पति रामू बहुत अच्छा इंसान था। जमींदारी से जो लाखों रुपए की आमदनी होती वह सीधा लाकर माया के हाथ पर रखता। सिर्फ यही नहीं, जमीनों के सारे कागज तो उसने माया के पास रखवा रखे थे। ससुराल में हर कोई माया को सर पर बिठाया करता था। माया भी सबसे प्यार करती थी। उसने सारे गहने सास के पास सुरक्षित रखना हुए थे, लेकिन इन सब के बाद भी माया की आंखें हमेशा नम ही रहती थी। घर में देवर देवरानियां भी थी। उसके सामने वह माया उन्हें देखते तो एक ठंडी सांस भर कर रह जाती। वह जानती थी जो कुछ उनके पास है वह उसके पास नहीं। उस दिन किचन में काम करते हुए उसकी सास ने उसे आवाज दी तो माया खामोशी से बाहर चली आई। क्या बात है माया, आज तू इतनी चुप चुप क्यों हो? सास ने पूछा तो माया ने बड़ी देर से खुद को रोक कर बैठी थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। माँ की मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ना जाने भगवान कौन सी परीक्षा ले रहा है जो उसने मेरे साथ यह किया। माया ने कहा तो सास भी ठंडी सांस भर कर रह गई। हाँ, भगवान को जो मंजूर है, लेकिन तू दिल छोटा मत करो। तेरा असली हीरा तो रामू है जो तुझ पर जान छिड़कता है। देखा नहीं किस तरह शादी के इतने साल बाद भी तेरे आगे पीछे घूमता है, सास ने कहा था। माया ठंडी सांस भरकर रह गई। वह कह तो ठीक ही रही है, और भला ऐसी प्यार करने वाली सास भी किसको मिलती है। माया ने एक नज़र घूमकर अपनी कोठी जैसी शानदार घर को देखा। हर चीज होने के बाद भी उसके दिल में बस एक ही कर सकती थी। तभी देवरानी अंदर से आई। उसके चेहरे पर बड़ी ताकतवर मुस्कुराहट थी। माया चुप सी हो गई। उसने अपना नन्हा सा बच्चा लाकर सास की गोद में डाल दिया। अपने पोते की मालिश तो करती माँ की देवरानी के स्वर में घमंड था। माया उठ खड़ी हुई। ऐसा नहीं था कि उसे देवरानी की खुशी में कोई लगाव नहीं था, लेकिन कल सुबह जब देवरानी के घर तीसरा बेटा पैदा हुआ तो माया की आंखें नम हो गई। उसकी नज़र अपनी चारों बेटियों पर पड़ी जो 1-2 साल के अंतर में पैदा हुई थी कि चारों एक बराबर लगती थी। काश भगवान उसे भी एक वारिस दे देता। माया ने ठंडी सांस भरी, लेकिन क्या हो सकता था। चारों बेटियां बहुत सुंदर थी। रामू उन पर जान छिड़कता था। माया को लगा जैसे तैसे जिंदगी कटी जाएगी। बेटा ना होने का दुख इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन उसे पता नहीं था कि असली दुख तो आगे इंतजार कर रहा है। खेत में मामूली से झगड़े पर चौधरी के आदमी ने रामू को गोली मार दी। उसकी लाश घर आई तो माया की जमीन और आसमान ही उजड़ गई। वह डहरी मार मार कर रोती। चारों बेटियां उसके साथ लिपट कर बाप की लाश को देख रही थी। बड़ी वाली तो जवानी की चौखट पर खड़ी थी। माया के देवर अर्थी को उठाने अंदर आए तो माया सदमे में पागल होने लगी, लेकिन देवर अर्थी उठाकर ले गया। उसका क्रियाक्रम कर दिया गया और घर की जिंदगी धीरे धीरे अपने रूटीन पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सब लोगों का व्यवहार करने के साथ कुछ बदला बदला सा था। पहले भाभी भाभी करने वाली देवरानियां अब उसे देखकर मुंह बनाने लगी। माया की दोनों देवरानियां काफी सुंदर थी और जवान भी। शादी कम उम्र में हुई थी, इसलिए ज्यादा उम्र का पता ही ना चला उसे। रात जब वह बच्चों के लिए दूध लेने किचन में आई तो सामने छोटा देवर खड़ा था। वह अपने बच्चे के लिए दूध लेने किचन में आई तो सामने छोटा देवर खड़ा था। वह अपने लिए खाना निकाल रहा था। माया को देखते ही चौंका और फिर बोला, भाभी मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। जमीनों का सारा काम तो आप मेरे हाथ में है, मुझे बार बार पेपर्स की जरूरत पड़ती है। आप ऐसा करिए सारे पेपर्स मेरे पास रखवा दे, मैं बार बार आपसे मांग नहीं सकता, देवर ने कहा था। माया दिल तक से रह गई। इतना बच्चा वह बच्ची भी नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि बेटियों की आखिरी सिक्योरिटी अब उसकी जमीन है। अगर देवर ने वह हड़प कर ली तो वह कहाँ जाएगी। माँ बाप तो दूर दराज के गांव में रहते हैं। सारी जमीनों के पेपर का क्या करोगे? जब भी चाहिए हो मुझसे ले लिया करो, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ, माया ने प्यार से कहा। लेकिन देवर को गुस्सा आ गया। आप भरोसा नहीं करती, नाक बनकर बैठी हैं। पहले रामू भाई हर चीज पर कब्जा के बैठे थे, उन्हें तो भगवान ने अच्छा सबक सिखाया, लेकिन अब आप सारी जायदाद अपने साथ चिता पर लेकर जाना चाहते हैं। खा नहीं रहा मैं आपकी जमीन। यह जो लड़कियों की पूरी फौज पैदा की है, आपने इनकी शादी अभी तो करनी है, तब तो आप बड़े मजे से कहेंगी कि देवर दहेज
यह जो लड़कियों की पूरी पैदा किया आपने, इनकी शादी अभी तो करनी है। तब तो आप बड़े मजे से कहेंगी कि देवर दहेज दे, जमीन मेरे हाथ पर रखेंगे तो कल को इनका ब्याह करूंगा, वरना मेरी तरफ से कोई उम्मीद ना रखना। देवर के स्वर में ऐसी नफरत थी कि माया हैरान खड़ी रह गई। इस पल देवरानी किचन में आई। उसने जो माया और अपने पति को पास खड़े देखा तो उसके अंतर खतरे की घंटियां बजने लगी। क्या बात है भाभी, आधी रात को मेरे पति के साथ खड़े होकर कौन से राज की बात कर रही हो? मुझसे तो बात करती नहीं और शाम के पास ऐसे खड़ी हो जैसे देश को तुमने ही चलाना है। देवरानी की बात पर माया को एक जोरदार झटका लगा। यह कैसी बातें कर रही हो? माया के स्वर में गुस्सा था, लेकिन देवरानी कर झटका पति का खाना उठाकर उसे जाने का इशारा करने लगी। देवर और देवरानी दोनों किचन से निकल गए तो माया की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने एक ही दिन में ऐसा रंग बदल दिया कि वह खुद हैरान हो गई। खामोशी से वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। मगर देवर तो पूरी तैयारी कर चुके थे। घर खर्च के पैसे जो पहले माया को दिए जाते थे, अब वह लोग अपनी पत्नियों को देने लगे। जमीन से आमदनी पहले की ही तरह होती थी, लेकिन माया रुपयों के लिए तरस गई। बच्चियों की स्कूल की फीस इकट्ठा होने लगी। 3 महीने गुजरे तो माया की जरूरत की हर चीज के लिए मजबूर हो गई। उठकर उसने एक बार फिर देवर को आवाज लगाई, मुझे कुछ पैसे दे दो, जरूरत है। मेरी बेटियों के पहनने वाले सारे कपड़े खत्म हो गए, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा नहीं लगता। लड़की है, माया ने कहा तो देवर अचानक पलटा। पैसे पेड़ों पर नहीं लगता, जहां से तोड़ कर ला दूं, जमीनों से आते हैं, और जमीनों के पेपर साफ मेरे हवाले कर दो तो जमीनों की कमाई भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, वरना भूल जाएं कि वहां से 1 रुपया भी आपको ला कर दूंगा। मैं उन पर मेहनत करता हूं और मेरे बच्चों को हक है। देवर ने कहा तो माया की आंखों में आंसू आने लगी। सास भी बाहर चारपाई पर खामोशी से बैठी थी। माया लपक कर सास के पास गई। माँ की इन लोगों को बोले कि मुझे मेरा अधिकार ला कर दिया करे। माया फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन सास के मुंह दूसरी ओर कर लिया और अब इसका फायदा छोटी बहू के साथ रहना था कर रखने में था। माया जब चारों तरफ से इतना दबाव डाला गया कि इस बेचारी ने अलमारी में रखे हुए सारे पेपर्स निकाल कर देवर के हाथ में थमा दिए। बड़े देवर होठों पर मुस्कुराहट दौड़ी। या आपने अच्छा फैसला किया, भला भाई की बेटियां भी तो हम मेरी ही बेटियां हैं, कल को उनकी शादी के खर्च अब सब इसी जायदाद से पूरे होंगे। जमीनों के पेपर्स लेकर देवर मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। माया को लगा जायदाद देवर के हवाले करके अब उसकी जिंदगी में आराम हो जाएगा, लेकिन उसकी हालत पहले से भी खराब हो गई। उस दिन माया खामोशी से अपने कमरे में लेटी थी। जब उसकी छोटी बेटी रोते हुए कमरे में आई, उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान था। बच्चे बुरी तरह से रो रही थी। माया ने पूछा, क्या हुआ, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? उसने कहा तो बच्ची ने आंसू के पीछे बताया, चाची किचन में खाना बना रही थी, मैंने खाना मांगा तो उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और साथ में कहा कि भूखे हर समय खाना मांगते रहते हैं, यहाँ से चल नहीं जाते। बच्ची ने मासूमियत से बता दिया, लेकिन रात माया दंग रह गई। वह फौरन कमरे से बाहर निकल कर किचन में आई और जहां देवरानी खाना बना रही थी, उसने अपने दोनों छोटे बेटे को किचन में ही बैठा रखा था। उनके हाथ में खीर की कटोरियां थी। माया के दिल को कुछ हुआ। मेरी बेटी खाना मांगने आई थी तो तुमने उसे खाना दे देती, थप्पड़ क्यों मारा? माया की आवाज में दुख था। देवरानी अचानक पलटी और बोली, महारानी, पहले ही तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के खाने पूरे करके हम तो कंगाल हो गए हैं। पति को तो मारकर स्वर्ग भिजवा दिया और खुद हमारे सर पर पड़ी हो, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, सारा दिन पलंग तोड़ती रहती हो और तुम्हारे बच्चे खाना खाते रहते हैं। जब बनेगा तो दे दूंगी खाना, अभी जो यहाँ से। उसने माया से ऐसी बात की जैसे किसी नौकर से बात की जाती है। सास भी बाहर ताकत पर बैठी, सारी आवाज उस तक भी गई थी, लेकिन उसे मुंह से एक शब्द भी ना निकला। माया हैरत के झटके से संभली तो दिल थाम कर वापस अंदर चली आई। घर में उसके और उसकी बेटियों की हैसियत दिन ब दिन कम होती जा रही थी। देवरानियां का जब भी जी चाहता उसकी बेटियों को धोना कर रख देती। घर में पहले 2-2 काम वाली आया करती थी, उन्हें हटा दिया गया और जब माया की बेटियों से ही घर का काम काज करवाया जाने लगा। बड़ी दोनों बेटी जवान हो चुकी थी, जबकि छोटी दोनों 12 और 13 साल की थी। माया को कहानी सुख नजर नहीं आ रहा था। मायके वाले दूर थे और गरीब भी, उनके हाथ में कुछ नहीं था कि कर उसने यही सोचा कि जल्द से जल्द बेटियों की शादी कर दी जाए ताकि कुछ हालात बेहतर हो। उसने आस पड़ोस के लोगों से
लेकिन वह हैरान थी। बेटियां होशियार और सुंदर थी, लेकिन उसके बाद भी उनका रिश्ता ही नहीं आता। आखिरकार माया की प्रार्थना ही रंग लाई और एक दिन गांव के एक अच्छे घर में उसकी बड़ी बेटी का रिश्ता आ गया। माया बहुत खुश थी। उसने आओ भगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह औरत कुछ देर तक तो बैठी रही, मकान को देखने लगी। घर तो बड़ा शानदार बनवाया है, जरूर इसमें तुम्हारा और तुम्हारे देवरों का भी हिस्सा होगा, उसने कहा। तो माया ने सर हिला दिया। यह मकान मेरे पति ने ही बनवाया था, लेकिन देवर भी साथ रहते हैं। वह बोली, तो और अच्छी दी होकर तो बैठकर तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। हमें रिश्ता करने में कोई आपत्ति नहीं। हमें पता है कि तुम उसके नाम अच्छी खासी जमीन करोगे। दरअसल मेरा बेटा चाहता है कि वह ऐसी लड़की के शादी करे जो अपने साथ जमीन भी लाए। तुम ऐसा करो, अपने पति की जमीन में से कुछ जमीन अपनी बेटी के नाम कर दो। भले तुम दहेज में और कुछ मत देना, दोनों पति पत्नी के ही काम आएगी। औरत ने साफ कर दिया कि अगर जमीन ना हुई तो वह बेटी का रिश्ता नहीं करेगी। माया खामोशी हो गई। जमीन तो पहले ही देवर को दे चुकी थी। वह औरत चली गई तो माया सोती रही। उसके पति की अच्छी खासी जमीन थी। अगर उसमें से कुछ जमीन वह अपनी बेटी को दे देती तो कोई कमी तो ना हो जानी थी। उस रात देवर वापस आया तो माया उनके कमरे में चली आई। दस्तक देखकर वह अंदर गई तो देवर देवरानी दोनों चौंक उठे। क्या बात है भाभी, आप यहाँ रात के समय क्या कर रही हैं? देवरानी ने चढ़कर पूछा। वैसे भी आसपास वह माया को सहन नहीं करती थी, लेकिन माया तो सोच कर आई थी। मैं नेहा का रिश्ता देख रही हूँ, लेकिन जो भी रिश्ता आता है वह लोग साथ में जमीन मांगते हैं। जो जमीन रामू के नाम की है वह तुम मुझे वापस कर दो, ताकि मैं अपनी बेटियों की शादी कर सकूं। इस तरह वह घर बैठी बूढ़ी हो जाएंगी, उनका कहीं रिश्ता नहीं होगा। नेहा 16वें साल में लग चुकी है, 1-2 साल के बाद वैसे ही उसकी शादी तो करनी है, माया ने कहा। तो देवर के चेहरे का रंग ही उड़ गया। जमीन आपको दे दूं? जमीन के नाम पर है ही क्या? 2-4 एकड़ जमीन थी जो भाई ने खरीदी, वह भी अपनी अय्यासियों के चक्कर में उजाड़ दी। मैंने अपने पैसों से बाकी सारी जमीन खरीदी है, जिनकी आमदनी से ही यह सारा घर चल रहा है। लेकिन आप है कि यह सोचकर बैठी हैं कि यह सारी जमीन जायदाद आपका नाम है, पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैं आपको बेटियों की शादी करनी है तो ऐसे ही करें, नहीं तो निकल जाए मेरे घर से। वैसे भी पति के मरने के बाद आपका इस घर में क्या रह गया, ना जाने कि इस लालच में आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। देवर हफ्ते से उखड़ गया और हद से ज्यादा बदतमीजी करने लगा। देवरानी यह देखकर मुस्कुरा रही थी, मगर माया की आंखों में आंसू आने लगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूँ। यह सब जमीन और जायदाद तुम्हारे भाई ने बनवाई थी। तुम सब कब्जा करने के चक्कर में खूनी रिश्तों को ही भूल गए हो। मुझे मेरी बेटी के हिस्से की जमीन दो, वरना मैं तुम सबको जान से मार डालूंगी। माया का धैर्य अब जवाब दे चुका था। वह जोर जोर से चीखने लगी। देवर और देवरानी हक्का बक्का रह गए और फिर अचानक देवर अपनी जगह से उठा। हे भगवान, भाभी आप बिल्कुल पागल हो चुकी हैं और पागलपन में अपने होश आवाज खो चुके। पराए मर्दों के सामने आकर आप अपने शरीर की नुमाइश करती हैं ताकि कोई आपका सहारा बन जाए और आपके साथ शादी कर ले। मुझे तो सुनीता ने पहले ही कहा था कि आपकी नीयत खराब है, लेकिन मैं ही नहीं समझ सका। आज तो मुझे खूब अच्छी तरह पता चल गया। अब रात के समय यह जो बन समर कर मेरे कमरे में आई, आपकी नीयत ठीक नहीं। देवर ने तो हद पर कर दी। उसने सीधा सीधा माया के चरित्र पर उंगली उठा दी। माया की आवाज ही बैठ गई। वह ऊंचा ऊंचा रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर सास और दूसरे देवर देवरानी भी कमरे में आ गए। देवर सबके सामने चिल्लाने लगा, यह पागल हो गई, उन्होंने मुझ पर डोरी डालने की कोशिश की। माया अपनी सफाई में भी कुछ ना कह सकी और रोती वापस अपने कमरे में आ गई। लेकिन दोनों देवरानियों के हाथ में एक नया खिलौना आ गया। उन्होंने पूरे गांव में जगह जगह मशहूर करना शुरू कर दिया कि माया भाभी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और अब वह अक्सर अपने कमरे से निकलकर देवर के सामने चली जाती है। लोगों में तरह तरह की बातें मशहूर होने लगी, लेकिन देवर ने इसी पर बस ना किया। एक दिन जब दोनों मर्द घर पर रहते नहीं थे तो उन्होंने खेतों पर काम करने वाले एक मजदूर को घर भेज दिया। रात माया और उसकी बेटियां घर पर अकेली थी। माया की बड़ी बेटी सफाई कर रही थी जब अचानक दरवाजे से वह मजदूर अंदर आया। वह जवान आदमी था। वह नेहा के सामने आकर खड़ा हो गया। माया की बेटी नेहा पहले तो हैरान हुई और फिर माँ को बुलवाने के लिए अंदर जाने लगी, लेकिन न जाने उस मर्द की नीयत में क्या था कि एकदम उसने हाथ बढ़ाकर नेहा का हाथ थाम लिया। नेहा के होठों से एक चीख निकली
और ठीक उसी पल उसने दरवाजे से देवर को अंदर आते हुए देखा। तो मैं पहले ही कहता था, माँ और बेटी दोनों ही बदचलन है। पहले माँ हमारे ऊपर डोरी डालने की कोशिश करती थी और अब बेटियों ने पराए मर्दों को घर में बुलाया है। कौन है यह बात? दोनों देवर ने आगे बढ़कर माया की बेटी को मारना शुरू कर दिया। वह बेचारी कहती जाती और रोती जाती, उसका पता ही नहीं है। तो खुले दरवाजे से अंदर आ गया और उसने आते ही मेरी कलाई पकड़ ली, जबकि वह मर्द फौरन रफो चक्कर हो गया। माया बेटी की आवाज़ सुनकर अंदर से बाहर निकल आई। पूरा घर इकट्ठा हो गया। माया ने दोनों देवर चीख चीख कर कह रहे थे कि उसकी बेटी पराई मर्दों को घर में बुलाती हैं, गलत काम करते हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा पैसों का लालच है। कम आमदनी में उनका गुजारा नहीं हो रहा है। माया और उसकी बेटियां फूट फूट कर रोती रही और अपनी सफाई देने की कोशिश करती रही, मगर किसी ने उनकी सफाई न सुनी। देवर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। उस आदमी को तो उन्होंने खुद ही कह कर घर भेजा था और उसने जाते ही माया को किसी बेटी को छेड़ना, ताकि वह उसके बारे में बातें मशहूर कर सके। माया के दोनों देवर चाहते थे कि अब मैं यहाँ से चली जाए, ताकि यह पूरी जमीन जायदाद और बड़ा सा घर सिर्फ उनका हो जाए। पूरे गांव में मशहूर हो गया कि माया की बेटियां घर में पराए मर्दों को बुलाती हैं। पहले जो इसका दुख का रिश्ते आते थे वह अभी आना बंद हो गए। माया की तो रातों की नींद ही उड़ गई। घर में हर कोई उन्हें शक की नज़र से देखने लगा। माया की बेटियां काम कर करके अधमरी होती जाती और जब खाने की बारी आती तो उनके हिस्से के लिए खाना ही नहीं बचता था। इन सब हालात में मेरी बेटियों की शादी नहीं होगी। माया ने सोच लिया कि उसे अब यहाँ से वापस जाना है, लेकिन वह जाती थी तो कैसे? वह तो खाली हाथ थी। इन हालात में अगर वह अपने मायके जाकर बैठती तो उसके भाई भी उसे स्वीकार न करते। माया की बेटी ऐसी शक्ति में मन से लिपट गई। वह उनका सर टपकती हुई सोचने लगी। आखिर एक उपाय उसके दिमाग में आ ही गया। अगले दिन वह सुबह उठी और खामोशी से घर से निकल गई। उसके गांव में ही एक परिवार ऐसा था जो उसने मायके वालों को जानता था। माया सीधा उनके घर जा पहुंची। वह उसके दूर पार के रिश्तेदार थे। माया को इस हालत में अपने घर आते देखकर चौंक गए। क्या बात है माया, पूरे गांव में तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों के बारे में अजीब बातें मशहूर हो गई हैं। मैं तुमसे मिलने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी सास ने मुझे दरवाजे से वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे देवर को बुरा लगेगा और अगर मैं तुम्हारे घर आई। वह रिश्तेदार औरत बोली। तो माया फूट फूट कर उसने उन्हें सारी बातें बता दी कि किस तरह देवर और देवरानी मिलकर उसे पर और उसकी बेटियों पर अत्याचार करते हैं और उनके सारे गहने और जायदाद हड़प रखी है। उस औरत को भी दुख हुआ। माया ने आंसू साफ किए और उसे एक छोटा सा संदेश दिया और रिश्तेदार औरत से विनती की यह संदेश उसके दोनों भाइयों तक पहुंचा दिया जाए। भाई दूर गांव में रहते थे और गरीब थे, लेकिन उस औरत ने माया का संदेश ले जाकर उन दोनों तक पहुंचा दिया। माया का संदेश मिलते ही वह दोनों तितक गई। घर के हालात तो अनुमति नहीं देते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फैसला कर लिया कि वह माया का कहा जरूर मानेंगे। कुछ दिनों बाद माया के मायके वालों की तरफ से कार्ड उनके घर आ गया। सास ने कार्ड हाथ में पकड़ा और ऊंचा ऊंचा पढ़ने लगी। ए माया, तेरे किसी भतीजे की शादी है। तेरे गरीब भाइयों ने भी आखिरकार घर में कोई दावत रख ली। तुझे शादी की दावत पर बुलाया गया है। सास ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो माया पास आ बैठी। माँ जी, मुझे दावत पर जाना है। अगर मैं शादी में नहीं जाऊंगी तो सब लोगों को लगेगा कि मैं अपने ससुराल में बहुत दुखी हूँ। मैं आप लोगों की इज्जत खराब नहीं करना चाहती। शादी के बाद वापस आ जाऊंगी। माया ने कहा तो सास कुछ पल तो उसे देखती रही। भला उसके गरीब भाइयों से हमें क्या खतरा हो सकता है? सास ने सोचा और उन्होंने शादी में जाने की अनुमति दे दी। माँ जी, शादी में जाऊंगी तो सब लोग पूछेंगे कि जमींदार परिवार की बहू बगैर सोने के आ गई। सब लोग आप लोगों का मैं वापस आते ही आपके वापस कर दूंगी। माया ने कहा तो सास ने अपना दिल थाम लिया। सारे गहने थे ही माया के। देवरानियों ने तो अपने ही पास रखे हुए थे। उसका बिल्कुल दिल ना चाहा कि वह इतने गहने उठाकर माया को थमा दे, लेकिन माया की बात भी ठीक थी। कई लोगों ने भी शादी में आना था। ऐसे में अगर वह गहनों के बगैर जाती तो उनकी बहुत बेइज्जती होती। सास ने सारे गहने उठाकर माया को दे दिए, लेकिन एक शर्त भी रखे कि तेरे साथ मैं जाऊंगी। माया थोड़ा घबरा गई। यह उसके प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन सास ने कहा तो वह मान भी गई। अब माया ने थोड़ी हिम्मत पकड़ ली। उस दिन जब देवर और देवरानी ने घर में न थे, सिर्फ सास ही बाहर चारपाई पर बैठी थी,
तो माया चुपके से देवर के कमरे में गई। ऐसा पहले उसने कभी नहीं किया था। उसके हाथ कँपा रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत करके अलमारी खोली। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे जमीन के पेपर्स मिल गए। वह जमीन अभी तक रामू के नाम पर ही थी। रामू के बाद उसकी जायदाद बेटियों को मिली थी। आज माया के हस्ताक्षर के बिना तो देवर यह जायदाद नहीं ले सकते थे, इसलिए वह मजबूर थे कि माया को अपने साथ रखे। माया ने पेपर संभाले और कमरे से बाहर निकल गई। और शाम में ही उन्हें शादी के लिए निकलना था। जल्दी से बैग पैक करके सारे गहने उसमें रख माया ने बेटियों को तैयार कर लिया। बेटियां भी हैरान थी कि आखिर माँ कर क्या रही है। सास को साथ लेकर माया घर से निकली और बस में बैठ गई और पूरी रात सफर के बाद अगले दिन वह माया के गांव पहुंचे। सास हैरान रह गई। यहाँ तो शादी के कोई असर नहीं थे, क्या झूठ बोलकर बुलाया है हमें? यहाँ इतने गरीब हो गए, तेरे भाई की शादी में 4 लोगों को भी नहीं बुला सकती? सास ने एक बार फिर मजाक उड़ाया, मगर माया के कदम अब मजबूत हो चुके थे। उसने सास को बाहर आंगन में बिठाया और खुद भाई को अंदर लेकर कमरे में चली गई। दोनों भाई हैरान थे कि माया ने उन्हें झूठा शादी का कार्ड बनवाने के लिए क्यों कहा था। माया अंदर जाती फुट फुट कर रोती। उसने सारी बात भाइयों को बता दी कि किस तरह उसने देवर ने सारी जायदाद हड़प करना चाहिए और सारे गहने भी कब्जे में कर लिए। उसकी बेटियों को मारते पीटते थे। दोनों भाई गरीब जरूर थे, मगर अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उनकी आंखों में आंसू टपकने लगे। वह दोनों कमरे से बाहर निकल गई। सास बाहर आंगन में मुंह बनाकर बैठी थी। माया के दोनों भाई और भाभी और बाहर आए। माया अब आपके साथ नहीं जाएगी, वह अपनी बेटियों के साथ यहीं रहेगी। अब उसका पति मर गया तो उसका आपके घर में कोई काम नहीं, अब आप चली जाए। माया के भाइयों ने कहा, अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? अब तो मुझे सब पता चल गया कि यह जानबूझकर यहाँ आई है ताकि यहाँ मायके में डेरा डाले। अरे हमें जरूरत नहीं है उसकी, बस इससे कहो कि गहने वापस कर दे जो मेरे बेटे ने इसके लिए लिए थे। सास ने कहा तो माया अंदर से बाहर निकल आई। वह गहने मेरे हैं, मेरे पति ने मुझे लेकर दिए। अगर आपको गहने वापस चाहिए तो आप अपने बेटे से कह दे जो अब इस दुनिया में नहीं है, वहां से आकर आपका फैसला कर दे। माया की बात पर सास हक्का बक्का रह गई। इतने लोगों के बीच में वह अकेली थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि माया उसे साथ लेकर क्यों आई। उसकी जी भरकर बेइज्जती हो चुकी थी। माया के भाइयों ने हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। सास तिल मिलाकर रह गई, लेकिन न चाहते हुए भी गाड़ी में बैठकर वह घर चली गई। देवर देवरानी को जब पता चला कि माया जमीनों के पेपर से ले गई और सारा सोना भी उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, उन्होंने अपने आदमी माया के भाइयों को पकड़ने के लिए लगाए। लेकिन आज तब तक माया के भाई मजबूत हो चुके थे। माया की इतनी जमीनों में से कुछ जमीन बेचकर उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। यह मामूली सा बलिदान था जो माया ने अपने भाइयों का दिल नरम करने के लिए दिया था, और भाई और भाभी भी उसे सर आंखों पर बैठा दिया। माया की जमीन ने आप कानूनी तौर पर उसकी थी। वहां से मिलने वाली सारी कमाई माया को मिला करती थी। माया के भाइयों ने अपने बराबर में ही उसके लिए एक घर बनवा दिया और उसकी स्थिति मजबूत हो गई और जमीन उसके पास थी। बेटियों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। भाई और भाभीओं का भी व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था, जबकि देवर और देवरानी ने दूसरी ओर हर तरह से दबाव डालकर देख चुके थे। पुलिस में जाते, रिश्वत देते, लेकिन उसके बाद भी पुलिस कुछ ना कर सकती, क्योंकि माया के पास असली पेपर्स थे। यह जमीन उन्हीं की है। पुलिस साफ जवाब दे देती तो दोनों देवर मुंह लटका कर वापस आ जाते। अपना तो उन्होंने कभी कुछ बनाना ही नहीं था। घर में भुखमरी पड़ने लगी। सास जो पहले बड़े आदेश चलाया करती थी, दोनों देवरानियों ने उन्हें जूते की नोक पर रख दिया। दिन रात वह जानवरों की तरह एक दूसरे से लड़ा करते। सारे ठाठ बाट खत्म हो गए। थक कर माया के दोनों देवर ने एक एक दुकान खोली। माया के दोनों देवर ने एक एक दुकान डाली और खामोशी से रोजी रोटी की व्यवस्था करने लगे, जबकि दूसरी ओर माया खुशी खुशी अपनी एक के बाद एक बेटी की शादी करती जा रही थी और भगवान का धन्यवाद करती थी जिसने उसे बुरे समय में समझदारी से फैसला करने का साहस दिया। इसी तरह माया का जीवन सुखदायक बीतने लगा।